जो ये स्किल वीज़ा हैं, केयरर वीज़ा हैं, प्लीज़ आप इन पे ना आएँ। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग भी अपनी ओईटी की या फिर आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप उन चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखेंगे या फिर अगर आप अपनी ओईटी या फिर आइल्स क्लासेस स्टार्ट करने से पहले अगर उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, तो आपकी जो ओईटी की और आइल्स की जो क्लासेस हैं वो काफ़ी ईजी होने वाली हैं और अगर वो आपको काफ़ी मदद करेंगी कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर, जहाँ से आपने कोचिंग ली है तो आप उस कोचिंग का नाम बताएं, कहाँ पे है वो कोचिंग, आपने कहाँ से कोचिंग ली है। तो मैं उनको हमेशा यही रिप्लाई करता हूँ कि आप मुझे, हाँ, जो भी कमेंट करते हैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करें। तो हम इस वाली वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ओईटी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले या फिर आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से वो स्टेप लेने चाहिए जो कि आपकी ओईटी की जो जर्नी है, जो आपकी कोचिंग है, उसको काफ़ी ईजी बना देगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग कुछ 1 या 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। सारे के सारे पार्ट हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो हमारा पहला पार्ट है वो ये डिस्कस करेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, उन्हें इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दूसरी बात, जो लोग जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है और वो ओईटी या फिर आइल्स क्लियर करना चाहते हैं, तो वो कैसे ओईटी या फिर आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरे हैं वो हैं स्टूडेंट्स हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर, हम बीएससी 4th ईयर में हैं, जीएनएम 3rd ईयर में हैं, तो हमें अभी हमारा नर्सिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें ओईटी की क्लासेस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ओईटी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो पहले हमें नर्सिंग करनी चाहिए या फिर हम लोग पैरेलली ओईटी की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स के बारे में, वो हम लोग वीडियो के एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ, काफ़ी और भी लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं और वो यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं। यूके ही नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो जहाँ पे ओईटी या फिर आइल्स की ज़रूरत होती है, तो उनको देख के जो लोग अभी यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनकी जीएनएम या फिर बीएससी कंप्लीट होने वाली हैं और वो बाहर आके काम करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं, तो उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, ओईटी या फिर आइल्स की क्लासेस कहाँ से ले, कैसे करें, तो वो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जिसके ऊपर, वो है कि जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर, हमें ओईटी की या फिर आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आप हमें कोचिंग सेंटर बताएं जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी सही नहीं है कि आप ओईटी या फिर आइल्स में कम्पीट कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को एक ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा अपने इंग्लिश के ऊपर काम करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपकी इंग्लिश खराब है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे खुल के बात करना चाहता हूँ, एकदम क्लियर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो ओईटी की जो फीस है, आइल्स की जो फीस है, एग्जाम फीस है और जो कोचिंग फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो इंस्टीट्यूट हैं 20 to 25,000 चार्ज करते हैं आपकी जो कोचिंग के, और जो एग्ज़ाम की जो फीस है, जैसे कि अगर हम लोग आइल्स को लेते हैं तो 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में एग्ज़ाम बुकिंग की फ़ीस है, और अगर हम लोग ओईटी की जो एग्ज़ाम की बुकिंग जो फीस है वो 30,000 से 35,000 है, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अगर आप दोनों चीज़ कंबाइन करते हैं, कोचिंग की फ़ीस और आपके एग्ज़ाम की फ़ीस, तो टोटल 50,000 पड़ जाता है। और फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप वो क्लियर नहीं करते हैं, तो आपके पास एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि यार, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग साइड करने के लिए, उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं अपनी ओईटी या फिर आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगी। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बारे में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक है या फिर आप कम्पीट कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप ओईटी या आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करें। पर उससे 1 महीने पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ओईटी का जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि अगर अपना इंडियन गवर्नमेंट में कोई एग्ज़ाम निकलता है, उसके अंदर 1000 सीट्स होती हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को बाकी लोगों के साथ कंपटीशन होता है, क्योंकि उसके अंदर एक कट ऑफ जाती है। तो हमारे दूसरे लोगों से कंपटीशन होता है कि हमें उनसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा।
और हम कट ऑफ क्लियर करेंगे। पर इसके अंदर आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, इसके अंदर आपका अपने आप से कंपटीशन है, क्योंकि इसके अंदर एक सेट क्राइटेरिया है। अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं या फिर स्कोर आपका उतना आता है तो आप एलिजिबल हैं, आपका ओईटी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो कंपटीशन है वो अपने आप से है, आपका किसी और से कंपटीशन नहीं है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर उनको लगता है, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि उनकी इंग्लिश ठीक है, कि वो इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेते हैं और उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो रीडिंग की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, और अगर जैसे लिसनिंग कैपेबिलिटी है, इसके अंदर हम लोग जो कैपेबिलिटी है वो हियरिंग कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लिसनिंग की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कि आप जो वर्ड्स हैं वो कैच कर सकते हैं, और जो उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है अगर वो फिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी जो आपकी क्षमता है आप उसे पहचानें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीकिंग सही नहीं है और मुझे अभी अपनी स्पीकिंग के ऊपर काम करना है, तो पहले आप अपनी स्पीकिंग सुधारें, अपनी आप रीडिंग सुधारें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेनी चाहिए, मुझे अभी कुछ सीखना है, मुझे बोलना भी सीखना है, मेरी फ्लुएंसी इतनी सही नहीं है, तो पहले आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको महंगी पड़ रही हैं, तो आप जैसे सब लोग बोलते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपकी इंग्लिश में मदद करेंगी आपको एनहेंस होने में। तो ये आप ये ना सोचें कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ काफ़ी ऐसे सारे लोग भी थे जो कि हिंदी मीडियम से थे और उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया और आज वो मेरे साथ काम कर भी रहे हैं। पर काफ़ी सारे लोगों को मैंने वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए भी देखा है कोचिंग के अंदर, कि जो हिंदी मीडियम से आए हैं और उनको किसी ने बताया है कि आपको ओईटी क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए और हम आपका एग्जाम आपका क्लियर करवा देंगे, आपकी 2 या 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कोई भी कोचिंग वाला आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें, सब लोग यही कहेंगे कि आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। पर मैंने वहाँ पे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पीकिंग में थोड़ी दिक्कत है तो आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कहीं पर ज्वाइन करें, आप अच्छे से बोलना सीखें, आपकी फ्लुएंसी को आप एनहेंस करें, उसके बाद ही आप ओईटी क्लासेस ज्वाइन करें। तो जो लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है या फिर जो अच्छे से बोल लेते हैं, आप उनकी रीडिंग स्पीड भी थोड़ी अच्छी है, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं जिनकी जो कि इंग्लिश बोल रहे हैं, तो क्या है, जो भी फ्रेशर पास आउट होता है तो उसे ये तो पता है कि मुझे ओईटी देना है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा। जिस किसी को हिंदी समझ में आती है तो वो मेरा चैनल देख सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जो कि हिंदी में भी हैं। तो आप वहाँ पे जाएँ, आपको अगर ये चैनल सही नहीं लगता है तो आप वहाँ पे जाएँ, आप अपनी नॉलेज गेन करें। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने 50,000 रुपये लगाने से पहले आपको क्या-क्या स्टेप लेने चाहिए। तो जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है वहाँ पे जाएँ, आप वहाँ से नॉलेज लें कि ओईटी क्या चीज़ है, आइल्स क्या चीज़ है, उसके बारे में आप पूरा पता करें। जिस किसी को हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश के अंदर भी काफ़ी अच्छे-अच्छे चैनल हैं, आप वहाँ पे जाएँ। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, लगभग सभी लैंग्वेजेस के अंदर ओईटी और आइल्स के बारे में बताया गया है। आप वहाँ पे जाएँ और उनके बारे में पता करें। तो आते हैं हम लोग पॉइंट के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप आपने जैसे कि एक फिक्स डेट कर ली है कि मुझे मेरा ओईटी या फिर आइल्स की प्रिपरेशन नेक्स्ट मंथ से करनी है, तो उस नेक्स्ट मंथ से पहले आप काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसके अंदर सारी की सारी लिसनिंग वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप रोज़ 1 या 2 लिसनिंग करें। पहले आप ओईटी की लिसनिंग करें, फिर आप आइल्स की लिसनिंग करें, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आइल्स सूटेबल है या फिर ओईटी सूटेबल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ओईटी सूटेबल है, तो आप ओईटी की जो लिसनिंग है वो कंटिन्यू करें। रोज़ 1 या 2 लिसनिंग करें ताकि आपका एक बेस बनेगा, आपको पता चलेगा कि लिसनिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद रीडिंग के वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नेट के ऊपर अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो रीडिंग के जो सैंपल्स हैं काफ़ी आपको मिल जाएँगे। आप ओईटी की ऑफ़िशियल साइट पे जाएँगे, वहाँ पे भी फ्री सैंपल्स हैं। आप वहाँ से सैंपल लें, आप रीडिंग करें, आपको पता चल जाएगा कि जो रीडिंग है, कैसी आती है, और जो एग्ज़ाम है वो आपसे किस चीज़ की उम्मीद करता है, तो आपको वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएँगी। स्पीकिंग की आपको पता चलेंगी, जैसे कि आपका 1 वे कन्वर्सेशन है, 2 वे कन्वर्सेशन है, तो जो कम्युनिकेशन है आपका वो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि ओईटी के अंदर ऐसा होता है कि आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपका पेशेंट की तरह एक्ट करता है, तो आपको वहाँ पे 2 क्यू कार्ड्स मिलेंगे जो कि आपको वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाने हैं। आइल्स के अंदर आपको कोई टॉपिक मिलेगा जो कि आपको वहाँ पे बोल के दिखाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप ऑफिशियल साइट पे जाएँगे तो वहाँ पे भी फ्री सैंपल्स हैं, आपको वहाँ से मिल जाएँगे। उसके बाद जो आपकी रीडिंग मैंने आपको बता दी, आपकी मैंने लिसनिंग बता दी, मैंने आपको आपकी स्पीकिंग बता दी। उसके बाद बात आती है आपकी राइटिंग की। जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, जिस किसी हॉस्पिटल से आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं ओईटी की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि आप रेफरल लेटर करते हैं, शिफ्ट अगर आपको अपना पेशेंट शिफ्ट करना है, इस वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है, आपको अपना पेशेंट इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना है, तो वो जो फॉर्म आप भरते हैं, तो एक तरीके से वो एप्लीकेशन ही होती है।
तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है, जो हॉस्पिटल का जो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी काम आने वाला है। तो उन सब चीज़ों को देखें, सैंपल्स हैं, राइटिंग के सैंपल्स हैं, सारे सैंपल्स हैं। तो जो आपका जो 1 महीना है, उसमें आप अपना बेस बनाएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 महीना इनफ नहीं है, तो आप 2 महीने में अपना बेस बनाएँ, अच्छा बेस बनाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर उस प्रैक्टिस को पॉलिश करने के लिए आप ओईटी क्लासेस जॉइन करें। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी ओईटी क्लासेस आपने कहाँ से ली थी, तो मुझे ये चीज़ बताने में थोड़ा डर लगता है कि मैंने कहाँ से क्यों ली थी, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे ख़राब हो रहा है। मैं आपको बता दूँगा कि मैंने कोर्स क्लासेस वहाँ से ली थी। अगर आप वहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेल होते हैं, तो आपका सिर्फ पैसा ही नहीं जा रहा है, आपका जो मोटिवेशन है अंदर से, और क्या बोलते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी थोड़ा कहीं डगमगा रहा है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा है कि आप लोग को मैं ये बता दूँ कि आप 1 महीने आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, एक अच्छा-सा आपका अपना बेस बनाएँ, जिसके अंदर आपको जितने भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे फ्री सैंपल्स पड़े हैं, उनके बारे में पढ़ें। आपको ओईटी के बारे में पता चलेगा कि ओईटी के अंदर आपसे क्या माँगा जा रहा है, कि जो आपकी जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपको क्या आने वाला है। तो काफ़ी सारे सैंपल पढ़ें, वो सारे फ्री सैंपल्स आप ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग से ही पास होंगे, क्या पता आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये मेरा अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है और मैं एक छोटा-सा क्रैश कोर्स कर लेता हूँ ओईटी का, काफ़ी क्रैश कोर्स चल रहे हैं जो कि, और मैं अपना ओईटी का वहाँ से कर सकता हूँ। तो जो ओईटी और जो आइल्स हैं, मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, 1 महीना अपने आप को दें। अपने आप को आप देखें आप कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि अगर 10 में से अगर आपको 7 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो जो 4 तक अगर आपको आना है, 1 से 4 नंबर तक आना है, वो आपको खुद आना पड़ेगा। 4 से लेके 7 तक आपको कोचिंग लेके जाएगी। जो पॉलिशिंग वाला है, वो आपको कोचिंग लेके जाएगी। तो उससे पहले आपको 4 तक खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और हिंदी मीडियम की बात मैं इसलिए कर रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर 10 किलोमीटर की रेस है और कोई बच्चा हिंदी मीडियम से आया है, जिसके बेचारे की इंग्लिश सही नहीं है, तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है, या फिर जिसको इंग्लिश आती है, तो वो ये मानो कि वो 5 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा है उस रेस को, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो जो आपको 0 से जो 5 किलोमीटर्स है, वो आपको कवर करना है, तो अच्छे से उसको कवर करें। उसके बाद ही अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आपके आसपास में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे, आप जाके ज्वाइन करें। पर ऐसे ज्वाइन ना करें कि वो आपको बोलें कि आप आओ और हम आपका क्लियर करवा देते हैं। तो प्लीज़ आप पहले अपने ऊपर काम करें, अपनी रीडिंग, अपनी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर आप अच्छे से काम करें। उसके बाद ही जाके आप ये सारी इंस्टीट्यूट हैं, वो जाके ज्वाइन करें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है स्टूडेंट्स के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हमें हमारे जो नर्सिंग है, उसके साथ साथ ही हमें ओईटी या फिर आईएलटीएस की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले आप अपनी नर्सिंग कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करें, पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज लें, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज लें। उसके बाद ही आप अपना ओईटी का या फिर आईएलटीएस का जो कोर्स है, आप वो स्टार्ट करें। क्योंकि जो सबसे मैंडेटरी है यहाँ पे आने के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नर्सिंग। ओईटी हमारा सेकेंडरी है। जो ओईटी है, वो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पर जो आपका जो मेन चीज़ है, वो है आपकी नर्सिंग। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को या फिर अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलूँ कि तुम स्टार्ट कर दो ओईटी साथ में और नर्सिंग के साथ में, और बाद में पता चले कि आपका जो नर्सिंग का जो ग्रेड है, वो कम हो और आप ज़्यादा फोकस करें ओईटी या फिर आईएलटीएस के ऊपर, और आपकी इस चक्कर में आपकी नर्सिंग ख़राब हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ओईटी या फिर आईएलटीएस इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। आप अपना नर्सिंग अच्छे से क्लियर करें। आपका जो थ्योरेटिकल बेस है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो बेस है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग एक बार के लिए आईएलटीएस को अगर हम लोग साइड में रखते हैं और ओईटी के ऊपर बात करते हैं, तो ओईटी जो हमारा जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही पूछी जाती हैं। अगर आपके पास अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो वो आपकी ओईटी में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इन चीज़ों के आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी ओईटी नर्सिंग की, वो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप स्पीकिंग के अंदर आपका जो एग्ज़ामिनर है, उससे अगर आप डील करते हैं, वो आपका एज़ अ पेशेंट एक्ट करता है, तो उसके अंदर आप फ़ील करेंगे कि अगर आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती, तो काफ़ी अच्छा होता, और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती, तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आप उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेते, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकली हमको कैसे डील करना है। तो प्लीज़ आप पहले अपनी नर्सिंग के ऊपर ध्यान दें, उसके बाद ओईटी के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि आप अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, थ्योरी आपको अच्छे से पता होगी, उसके बाद ही आप अपनी जो आपकी रीडिंग है, आपकी जो लिसनिंग है, वो
आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं आपकी जो रीडिंग होता है उसके अंदर जो सबसे टफ पार्ट होता है वो पार्ट सी होता है। जिन किसी ने ओईटी दिया है, फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता है ओईटी के बारे में। तो जो पार्ट सी होता है और पार्ट बी होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी पार्ट होते हैं वो रिसर्च से रिलेटेड ही पार्ट होते हैं। उसकी काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं जो कि उन पार्ट को काफ़ी ईजी बना देती हैं। तो अगर आप उन ट्रिक्स को अगर जान लेंगे तो वो काफ़ी आपका जो टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका पार्ट सी भी क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नर्सिंग करते वक्त अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं है, तो मैं ये आपको ये कहूँगा कि आप किताबें पढ़ो तो आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी रीडिंग अगर मजबूत करनी है, तो जो चीज़ आपको पसंद है आप वो पढ़ें। रिसर्च के बारे में अगर जैसे किसी को पसंद है, जैसे मुझे रिसर्च के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पसंद है, तो आप रिसर्च के बारे में पढ़ें। आप देखें, जो भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, स्पीकिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी सारी काफ़ी मेडिकल रिसर्च हैं, आप पढ़ें, न्यूज़पेपर में भी आती हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, उन सब चीज़ों को पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेन चीज़ है वो क्या है। क्योंकि जो आपका ओईटी है वो रिसर्च के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो पार्ट ए है वो अलग चीज़ है, पार्ट सी काफ़ी हार्ड होता है, तो वो रिसर्च से रिलेटेड ही होता है। तो आप वहाँ से रीडिंग करें तो काफ़ी सारी चीज़ें, आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक से भी आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। आप अपने साथ वाले, अपने जो फ्रेंड हैं, आपके जो कलीग हैं, आप उनसे बात करें, इंग्लिश में बात करें, कोशिश करें आप इंग्लिश में बात करें, तो ये आपका बेस मजबूत हो रहा है वहाँ पे। तो जब आप वहाँ से पास आउट होंगे, उसके बाद अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें। और अब चाहे मैं भगवान से यही चाहेंगे कि आपका भी एग्ज़ाम आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फिर 30 से 35,000 जो फीस है वो कम नहीं होती है। कि जब आप इंडिया में वहाँ पे काम करते हैं, सैलरी काफ़ी कम है और ये जो फीस है वो काफ़ी महंगी है। और हम अपने घर वालों के ऊपर भी दबाव नहीं बना सकते हैं कि आप हमें ये पैसे दें, क्योंकि मैं इसलिए चीज़ें बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए तो आपके घर वाले आपको पैसा देंगे, सेकंड अटैम्प्ट अगर आप करते हैं तो आप खुद भी डिमोटिवेट हो चुके होंगे, अंडर कॉन्फिडेंस हो चुके होंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप पहले अपने आप को तैयार करें, अपना बेस बनाएं, उसी के बाद ही ओईटी की प्रिपरेशन करें। और जब आपको 100% कॉन्फिडेंट आप रहें कि हाँ अब मेरा ओईटी क्लियर हो सकता है, तो उसी के बाद अपना ओईटी का जो आपकी जो डेट है वो लें और अपना ओईटी का एग्ज़ाम दें। और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही एग्ज़ाम दें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा या नहीं। तो आप अपना पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम दें, और क्योंकि आपका बेस आप उस 1 महीने में या फिर 2 महीने में अपना बेस क्लियर करें, उसके बाद अपनी कोचिंग स्टार्ट करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप लेना चाहते हैं, ये मेरी एडवाइस है, अगर आप ये लेना चाहते हैं इस एडवाइस को तो आप लें। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ओईटी की कोचिंग दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाएँ, आप कॉन्टैक्ट करें और अपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने वाला था कि मैं एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाने वाला हूँ। एक उसके अंदर हम लोग ऐसा होता है कि मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, तो 5-6 दिन, 9 दिन, 10 दिन मेरी वीडियोज़ नहीं आती हैं। तो हम लोग उस वाले इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग टच में रहेंगे, और उस वाले इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मैं रोज़ एक पोस्ट डालूँगा जो कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होगी। और नर्सिंग फील्ड से ही नहीं, इमिग्रेशन से रिलेटेड होगी कि आपको जो वीज़ा है, जो न्यू वीज़ाज़ आए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा। अपने बारे में बताता रहूँगा कि मैंने वीडियो नहीं डाली है तो मैंने क्यों नहीं डाली है, क्योंकि मैं यहाँ बिज़ी था या फिर कहाँ बिज़ी था। ये सारी चीज़ें हम लोग उस चीज़ में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट पॉइंट और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे मैसेज करते हैं और ये बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे इंडिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं और हमें वहाँ पे एज ए सीनियर हेल्थ केयर आना है। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका ओईटी का ही होना चाहिए, ओईटी या फिर आइल्स का ही होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लीज़ आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स ही आएँ। जो ये स्किल वीज़ा हैं, केयरर वीज़ा हैं, प्लीज़ आप इन पे ना आएँ। आप अपनी ओईटी के ऊपर ध्यान दें, अपने आइल्स के ऊपर ध्यान दें। जो भी एजेंसीज़ हैं काफ़ी आपसे पैसा ले रही हैं, और यहाँ पे आने से पहले आप वहाँ पे अपना पैसा भी लगा रहे हैं, और फिर आप डिग्रेड होके भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया आप अपनी ओईटी पे ध्यान दें, आइल्स पे ध्यान दें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो एक अच्छे ओहदे पे आएँ और एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप यहाँ पे आके काम करें। यहाँ पे आना इतना मुश्किल नहीं है, आप केयरर वीज़ा पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे आके ओईटी क्लियर करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही है, आप यहाँ पे आके ओईटी क्लियर कर सकते हैं। पर आप अपनी जो प्रायोरिटी है प्लीज़ ये रखें कि मैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आऊँ। जो ये वीज़ा है ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप बाद में फोकस कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सेकंड में नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड में नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं भी किया है OET या फिर आइल्स का, और वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम एज ए केयरर वहाँ पे आना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना समझें, आप अपना जो आपका जो जो ध्यान आपका जो मेन कंसंट्रेशन है वो आपके OET या फिर आइल्स के ऊपर ही होना चाहिए। प्लीज़ आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आएँ, एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप यहाँ पे काम करें। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और रिस्पेक्ट भी है, काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जो सीनियर केयरर की यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है या फिर सैलरी नहीं है, उनकी भी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट है। कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे चलते हैं, सारा टीम वर्क होता है, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने डिग्री ली है, डिप्लोमा लिया है नर्सिंग का, तो प्लीज़ एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आएँ और एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करें। तो ये मेरी एडवाइस थी, अगर आप लोग को लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से मेरी फैमिली हैं। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बस मुझे नॉलेज देनी थी। बाकी थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर।